वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दैट हम लोग मिड वीक में एक बोनस वीडियो डालेंगे एंड दैट इज ऑन एलिमेंट 4 हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिएक्टिव मॉनिटरिंग के ऊपर। अब रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या है? रिएक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कुछ होने के बाद हम जो मेजर्स देते हैं या जिस चीज को इवेल्युएट किया जाता है दैट इज रिएक्टिव मॉनिटरिंग। सो आइए देखते हैं कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर आज हम लोग एक्चुअली देखने क्या वाले हैं। तो बेसिकली रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो है वो इंडिकेट क्या करता है? बेसिकली रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो है वो दो वीकनेसेस को इंडिकेट करता है। तो पहला क्या है? थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग एंड थिंग्स आर बीइंग पुट राइट आफ्टर द इवेंट रादर देन बिफोर। सो बेसिकली कोई भी चीज होने के बाद जो हम लोग कदम उठाते हैं या जो स्टेप्स लेते हैं दोस आर एक्चुअली आवर वीकनेसेस, राइट? सो हम लोग कुछ होने से पहले जो कदम उठाने चाहिए वो जब होने के बाद उठाते हैं दैट इज रिएक्टिव, और उसको जब इवेल्युएट करते हैं हम लोग, मॉनिटर करते हैं उसको, जब हम लोग एसेस करते हैं तो उसे रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहा जाता है। और ये जो मेजर्स होते हैं ये बेसिकली फोकस हम लोग क्या कर रहे हैं? नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज मेनली द रिएक्टिव मॉनिटरिंग की वीकनेसेस, दो वीकनेसेस। अब क्योंकि इसके ऊपर सवाल आता है इसलिए ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग की दो वीकनेसेस क्या हैं। सो दैट यू कैन राइट दैट थिंग्स हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग एंड थिंग्स आर बीन put right after the event rather than before, and it measures failure which can be negative aspect to focus on. So basically अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे reactive monitoring is a valid tool used along with various forms of active monitoring. So basically reactive monitoring जो है वो एक इस तरह का टूल है जो कि एक्टिव मॉनिटरिंग के साथ में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो है कैन बी कैरिड आउट बाय लर्निंग लेसन्स। बेसिकली हम लोग जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं उसी से तो सीखते हैं। अब इन स्पाइट ऑफ दिस ये वीकनेसेस होने के बावजूद भी हमें इन चीजों के ऊपर गौर फरमाना चाहिए या गौर से या ध्यानपूर्वक इसके ऊपर काम करना चाहिए। So from individual event such as accident, dangerous occurrence, near miss, cause of ill health, ये सारी चीजें जो है ये फॉर्म करती हैं आपका रिएक्टिव मॉनिटरिंग का पार्ट 1। एंड जो पार्ट 2 है वो क्या होता है? वो होता है गैदर डेटा फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ सैंपल टाइप्स और इवेंट्स। सो जब हम लोग बहुत बड़े डेटा में से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उससे हम लोग रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं। अब जो रिएक्टिव मॉनिटरिंग है बड़ा ये थियोरेटिकल लगता है, बट यस डिस्पाइट ऑफ दीज वीकनेसेस ये जो है ये एक एक्टिव टूल की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले जो हम एस्पेक्ट इसमें देखेंगे वो देखेंगे हम लोग जो हम लोग कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं फॉर्मूलाज को डिफाइन करके आपको बताऊंगा। सो ये जो फॉर्मूला हम लोग डिफाइन करेंगे तो सबसे पहला जो चीज हम लोग डिफाइन करेंगे या जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है या इसको मेजर करने में लोगों को तकलीफ होती है वो है लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट, LTIFR। कई लोग बोलते हैं LTI का फ्रीक्वेंसी रेट, करेक्ट? सो LTI फ्रीक्वेंसी रेट। अब ये होता क्या है? सो बेसिकली हर चीज कोई भी अगर आपको क्वांटिफिकेशन करना है या किसी भी तरह के मेजर को जब आप क्वांटिफाई करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है। सो ये जो फॉर्मूला है ये किस तरह से है? सो बेसिकली फॉर्मूला जो है ये एक पिक्चर देता है कि सेफ वर्क प्लेस पे किस तरह से वर्कर्स जो है या इन सब चीजों को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन्स प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का आप जब करते हैं कि अगर कोई आपसे पूछ रहे हैं यार एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट कैसे निकालोगे? सो एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट अगर आपको निकालना है सो बेसिकली it will be equal to number of lost time injuries in reporting period multiply by 1 million working hours divided by total hours worked in the reported period। अब ये तो थ्योरी होगी लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल के द्वारा सपोज हमारे पास में देयर आर 8 इंजरीज, 8 रिपोर्टेबल इंजरीज हुई हैं वर्कर्स को जो कि 24 घंटे से ज्यादा लोग एब्सेंट रहे। तो ऐसी इंजरीज कौन सी कितनी हैं? 8 इंजरीज हैं जिसके अंदर वर्कर्स जो हैं वो 24 घंटे से ज्यादा एब्सेंट रहे। सो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन,
करेक्ट। अब नाउ हमें दूसरा एस्पेक्ट क्या चाहिए, दूसरा एस्पेक्ट जो हमें चाहिए वो ये चाहिए कि भाई हमारे आवर्स या ये कितने ड्यूरेशन में था। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि टोटल वर्किंग आवर्स इन एनी पीरियड से एक मंथ, ठीक है, तो एक महीने में सपोज 100 वर्कर हैं, तो 100 वर्कर 8 घंटे अगर काम करते हैं, 26 दिन अगर काम करते हैं, तो टोटल वर्किंग आवर्स कितने हुए, एक महीने का पीरियड हमने निकाला। तो एक महीने के अंदर ये जो पीरियड निकला ये आया 20,800, करेक्ट। 100 वर्कर्स इंटू 8 आवर्स, करेक्ट। So 100 workers into 8 hours multiplied by 26 दिन gives you how much? 2080. तो इस इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में डालते हैं, तो इट इज 8 into 1 million डिवाइडेड बाय 20,800, ये एक महीने की फ्रीक्वेंसी। तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है 384.6। सो आउट ऑफ 100%, इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो इसका वैल्यू क्या आया, दैट देयर आर 3.84% चांस या रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सीडेंट। तो 3.8% चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन दैट 1 मंथ। तो ये इस तरह से निकाला जाता है एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट। अगर आपको दोबारा अगर समझना है तो ये आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो अभी तक तो लाइक का बटन, तब क्या होगा। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, फिर से देखिए, एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट आपको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, कितने एक्सीडेंट ऐसे हुए जो कि 24 घंटे से ज्यादा की इलनेस या 24 घंटे से ज्यादा एक वर्कर एब्सेंट रहा, सपोज 8, कितने हम लोग जो एक एवरेज लेंगे वो कितने लेंगे पर मिलियन वर्किंग आवर्स, 1 मिलियन वर्किंग आवर्स के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग एक छोटे टाइम पीरियड के ले रहे हैं कि यार इस महीने की फ्रीक्वेंसी निकाल के दो, एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट इस महीने की कितनी थी, तो इस महीने की अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है और सपोज मेरे यहाँ पे 100 वर्कर काम कर रहे थे, अब आपके यहाँ पे ज्यादा भी काम कर सकते हैं, कम भी काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आप निकाल सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं कि पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, टोटल वर्कर्स कितने थे, हर वर्कर का वर्किंग आवर्स कितना था, उसके हिसाब से आपने उसका टोटल मारा कि भाई टोटल मेरे इस महीने के वर्किंग आवर्स जो हैं, सपोज आज सुबह में 60 वर्कर थे, वो उन्होंने 8 घंटे काम किया, 30 वर्कर थे उन्होंने 2 घंटा काम किया, 6 वर्कर थे उन्होंने 5 घंटा काम किया। इस तरह से आप उनके वर्किंग आवर्स निकालेंगे और उसको ऐड करते चले जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर के साथ में, मल्टीप्लाई बाय कितने दिन, एक महीने के अंदर कितने दिन काम हुआ। मैंने 26 दिन लिया है, आप 30 दिन के हिसाब से भी ले सकते हैं कि 30 दिन के अंदर उन्होंने कितना काम किया, तो इतना काम किया। सो उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिले वर्किंग आवर्स, मतलब टोटल आपके यहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी वर्कर की, उन वर्कर की स्ट्रेंथ में कितने घंटे उन्होंने काम किया, उसके हिसाब से उसका एवरेज निकाला और उसको कर दिया डिवाइड किस वैल्यू से, इंजरी रेट, नंबर ऑफ इंजरीज जो कि 24 घंटे से ज्यादा आपका एब्सेंटिज्म है वो, मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स विल गिव यू अ वैल्यू। अब इसको अगर हम लोग 100% से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है कि इतने परसेंट चांस था कि ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये हो सकते थे। सो व्हाट इज द परसेंटाइल चांस, 3.8% इन दिस केस, 3.8% chances are there that accidents can happen, accidents could have happened। अब हमारा मेन ध्येय क्या होना चाहिए, इस फ्रीक्वेंसी रेट को कम करना। दिस इज जस्ट अ क्वांटिफिकेशन। इसको जब हम लोग एनालाइज करते हैं प्रॉपरली तो ये सारा डेटा कलेक्शन होता है और इस डेटा कलेक्शन के हिसाब से हम लोग डैशबोर्ड तैयार करते हैं। सो दिस इज वन पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस को बेस करते हैं और ये हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि इसको हमको कम करना है, करेक्ट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को इस तरह की है या नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट। दैट मीन एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट बेसिकली ओशास के हिसाब से सो एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट measures an organization safety performance, number of accidents per 1000 workers। अब जरूरी नहीं है कि 1000 वर्कर्स, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके वहां पे 1000 वर्कर होते हैं, अगर आपके यहाँ पे कम है तो आप उसके हिसाब से निकाल लीजिए, करेक्ट। नाउ
ये जो एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय 1000 वर्कर्स। क्योंकि ये हम लोगों ने क्या निकाला है, पर 1000 वर्कर्स निकाला है। ये बेसिकली थियोरेटिकल फॉर्मूला है, इसको प्रैक्टिकली जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ पे जितना वर्कर है उससे मल्टीप्लाई करिए। कई लोग क्या करते हैं, सर वो हम लोगों ने तो 1000 वर्कर से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 वर्कर से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया भैया? अगर आपके पास में कम अमाउंट ऑफ लेबर है तो आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करिए। सो आप उसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आती है बात नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में से, अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे एग्जांपल में 3 महीना। अब यहाँ पे आता है, उसके बाद आता है डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ओवर द सेम पीरियड। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब सपोज हम लोग 3 महीने तक की बात करते हैं, तो पहले महीने में कितने वर्कर थे, दूसरे में कितने थे, तीसरे में कितने थे। अब यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स या टाइम पीरियड जो है वो आप एवरेज जितने वर्किंग आवर्स हुए उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं, या टोटल वर्कर्स कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ये सारा एवरेज आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अगर सपोज हम लोग ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, 5 एक्सीडेंट्स हुए 3 महीने में। ओके, अब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 3 महीने में कितने हुए, से 1200 फॉर अ गिवन कंस्ट्रक्शन साइट। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताते हैं। पर डे स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज और मंथ गिव्स एन एवरेज। सपोज आपका पर डे वर्कर का जो आज 10 है, कल 20 है, परसों 30 है, पर उसके बाद 40 है, 50 है, तो उसका एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज। सपोज मैंने निकाला कि भी पहले दिन 2 वर्कर थे, उसके बाद में 4 वर्कर थे, उसके बाद में 6 वर्कर थे, तो कितना हुआ, 6 + 4 + 2 कितना हुआ, 6 + 4 + 2 12 डिवाइडेड बाय कितने दिन, 3 दिन। तो 3 दिन के अंदर एवरेज कितना आया, सो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 वर्कर का एवरेज आता है। सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 4 वर्कर्स का एवरेज। अब यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज किस तरह से निकाला कि भी 3 महीने का जो एवरेज था मेरा वो 1200 के आसपास था। अब इसको हम लोग डालते हैं फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ पे मैं 1000 मतलब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर 1000 वर्कर कंसीडर कर रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट नंबर ऑफ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय एवरेज, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमारा 1200 था। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1200। सो हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट कितना आया, 4.16% इज द एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट फॉर 3 months ऑन एन एवरेज। मतलब 3 महीने में व्हाट वर द चांसेस, 4% चांसेस थे ऑफ एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट टू हैपन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम एवरेज आउट करें, ताकि हमें ये पता चले कि यार 4% चांसेस थे। अब ये जब हम लोगों ने एवरेज निकाला है, अब आप ये देखिए कि ये आप पर डे कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वीक कैलकुलेट कर सकते हैं, पर मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, या सालाना भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला। So accident incident rate can be calculated on a weekly basis, on a monthly basis, or on a entire year या annual basis। 15 दिन पे निकाल सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपको कितना किस एवरेज के हिसाब से निकालना है, करेक्ट। आइए देखते हैं अब आगे दूसरा फॉर्मूला क्या है। अब जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी का। सो प्रोबेबिलिटी, इसका डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। सो प्रोबेबिलिटी मेजर्स द चांसेस दैट अ गिवन इवेंट विल टेक प्लेस। क्या चांसेस हैं किसी भी दुर्घटना के या किसी भी घटना के घटित होने के। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट कॉजिंग सीरियस इंजरी। अब यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट कॉजिंग सीरियस इंजरी। एक सीरियस इंजरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सपोज नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन अ सीरियस इंजरी, अगर आपकी प्रीमाइसिस के अंदर सीरियस इंजरीज कितनी हुई है। अब सीरियस इंजरीज की कैटेगरी क्या होती है,
सीरियस इंजरीज की कैटेगरी डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर कि भी सपोज आपने कंसिडर किया कि भी अगर मेरा लेबर जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा एब्सेंट है या किसी इंजरी की वजह से उसका हड्डी टूट गया है या वो काम नहीं कर पा रहा है या वो एब्सेंट हो गया है या बीमार हो गया है, तो उसे, और अगर वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ रीजन से अगर उसकी हेल्थ खराब हुई है या इंजरी हुई है या विद इन द वर्क प्रेमाइसेस अगर उसको इंजरी हुआ है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे सीरियस इंजरी में. सो दिस इज हाउ यू कंसीडर सीरियस इंजरी. अब यहाँ पे जब हम लोग ने सीरियस इंजरी कंसीडर करी तो उसके बाद में हमने क्या किया, अब टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने थे, अब छोटे बड़े सारे एक्सीडेंट मिला के 15 एक्सीडेंट थे जिसके अंदर से 2 सीरियस थे. तो हमने एवरेज कैसे निकाला कि 2 डिवाइडेड बाय 15, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या आई, 0.13% चांसेस थे एक साल में कि सीरियस इंजरी किसी को हो जाए. अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने लोगों का कंसिडरेशन नहीं किया है तो पर पर्सन देयर आर चांसेस ऑफ 1.13%. अब जितने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी. कि प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी कि अगर ये चीज 100 लोगों के अप्लाई कर दो तो 100 लोगों को इंजरी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी ना. सो दिस इज हाउ प्रोबेबिलिटी गोज हाई. और जब ये प्रोबेबिलिटी हाई जाती है, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी. भाई एक आदमी को चोट लगने की चांसेस कितने, इतने. अरे भाई अगर लेकिन 100 लोग अगर उसी प्रीमाइसेस में प्रेजेंट है तो चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ गई. सो इसीलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ती चली जाएगी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पीपल. जैसे बोलते हैं ना कि भी नियर मिस हुआ, अब एक आदमी वहां से गुजर रहा है और अगर 10 आदमी गुजर रहे हैं तो अगर सपोज लकड़ी जो है वो जमीन पे पड़ी हुई है और उस लकड़ी के ऊपर से गुजर के एक आदमी गया तो एक नियर मिस हो गया. लेकिन अगर उसी जगह पे 10 आदमी अगर उसी जगह से गए तो 10 नियर मिस हो गए कि भी 10 लोगों के फिसलने का चांसेस है. सो व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी, देयर वर प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 पीपल ऑफ स्लिपिंग. 10 लोग स्लिप हो सकते थे लेकिन हुए नहीं. सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट. अब हम लोग बात करेंगे सेकंड एस्पेक्ट, लेकिन उससे पहले फ्रीक्वेंसी. सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेट क्या है. सो सबसे पहले आप समझिए कि फ्रीक्वेंसी रेट क्या है. सो फ्रीक्वेंसी रेशियोज compares the number of incidents or accidents with some relevant measure of the working time over which they occur. frequency ratio क्या है, number of accident या incident जो हुए हैं उसका measure एक particular time frame में कितना. करेक्ट. सो सबसे पहला इसका एस्पेक्ट हम लोग क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ एन एक्सीडेंट, द एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर 1 लाख आवर्स, 1 लाख घंटों के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया किसी भी वर्क प्रीमाइसेस. देखिए आपको कुछ चीजें हैं ना वो एवरेज आउट लेनी पड़ती हैं, कुछ चीजें जो है वो अप्रोक्सीमेशन में लेनी पड़ती है कि भाई इतने घंटों के लिए. तो सपोज आप कोई भी एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जरूरी नहीं 1 लाख, 2 लाख कंसिडर कर सकते हैं, 3 लाख कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका डेटा का स्केल कितना बड़ा है. आप एक महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, 2 दिन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, एक हफ्ते के लिए कैलकुलेट कर रहे हो या पूरे साल के लिए कर रहे हो. करेक्ट. सो ये हम लोग एवरेज आउट करते हैं. सो यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल लिया है या हम लोग जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो देख रहे हैं पर 1 लाख आवर्स वर्क एट वर्क प्लेस. सो नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1 लाख घंटे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स वर्क. जो हम लोगों ने इससे पहले फ्रीक्वेंसी रेट जो कैलकुलेट किया था ये वही है. सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेट हम लोगों ने क्या निकाला था, एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट निकाला, तो ये वही एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट है. सो 1 लाख वर्कर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स. इसको हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रेट में दोबारा क्यों लिया, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. इसका दूसरा एक और तरीका है निकालने का और वो क्या आता है, एवरेज नंबर ऑफ मैन आवर्स बिटवीन एक्सीडेंट्स. हम लोग दूसरा एक और चीज कैलकुलेट करते हैं, वो क्या करते हैं, 2 एक्सीडेंट्स के बीच का अंतर जो है वो कितना है. अब ये कैलकुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि इतने समय के पश्चात दूसरा एक्सीडेंट रिपीट होता है, तो हाउ कैन वी इंश्योर कि हम इस बार को तोड़ते चले जाएं और हमारे सेफ वर्किंग आवर्स जो है वो बढ़ जाएं. तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मैन आवर्स वर्क. सपोज आपने 100 घंटे काम किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. तो 2 एक्सीडेंट हमारे हुए 100 घंटे के अंदर, तो हमारा एक एक्सीडेंट के बीच की दो एक्सीडेंट्स के बीच की दूरी या 2 एक्सीडेंट्स के बीच में 50 घंटे का डिफरेंस है भाई.
ओके, सो हर 50 घंटे के ऊपर हमें चौकन्ना हो जाना पड़ेगा कि यस अब एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हैं, सो लेट अस बी एक्टिव। सो ये तरीका है एक्टिव मेजरिंग का, लेकिन तरीका रिएक्टिव का है। अब हम लोग देखेंगे सीवियरिटी रेट। अब सीवियरिटी रेट क्या होता है? तो सीवियरिटी रेट बेसिकली है एक कंपेयर है, मैं इसका डेफिनेशन पहले पढ़ देता हूँ। सीवियरिटी रेट कंपेयर्स सम मेजर ऑफ द रिजल्ट of accident which either the total number of accidents or some relevant measure of the working time over which the accident occur. The severity rate for accidents at the workplace is equal to total number of days lost multiplied by 1000 divided by total number of man hours worked. So basically ये आ गया हमारा सीवियरिटी रेट। अब सीवियरिटी हमें क्यों निकालनी है? ये हम लोगों ने पहले भी बात किया कि भाई 1000 जो है वो क्या है? एवरेज 1000 आवर्स या 1000 पीपल, करेक्ट। सो हमें कहीं पे तो एवरेज आउट करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ डेज लॉस्ट, कितने दिन लॉस्ट हुए भाई? अब डेज लॉस्ट कई लोग गिनते हैं घंटों में, कई लोग गिनते हैं आपके एक्चुअल डेज में। इसके बाद में आता है नंबर, टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स वर्कड। तो यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी को, ये 1 लाख लोगों के 1 मिलियन आवर्स या 10 लाख आवर्स या 1000 लोग या 10,000 लोग, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्टरनेटली इसको कैसे करा जा सकता है? नंबर ऑफ डेज लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, इससे भी आप सीवियरिटी रेट निकाल सकते हैं। जब आप इसको सीवियरिटी रेट को निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी सीवियरिटी कितनी। जैसे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली कि प्रोबेबिलिटी के समय में हम लोगों ने ये देखा कि भाई इतनी प्रोबेबिलिटी थी कि भाई इतने लोगों को इंजरी हो सकती थी। अब यहाँ पे आती है सीवियरिटी, तो कि सीवियरिटी कितनी हो सकती थी, तो वो भी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। सीवियरिटी के अंदर भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट जब होगा, सो ये एक आदमी की सीवियरिटी है। अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लोग अगर वहां पे प्रेजेंट है तो इसकी सीवियरिटी 10 गुना हो गई, 20 लोग वहां पे प्रेजेंट है तो 20 गुना हो गई। सो दिस इज हाउ probability and severity is a multiple of, will multiply based on number of people who might be harmed, या जिन लोगों को चोट लग सकती है उसके हिसाब से probability और severity बढ़ती चली जाएगी। नेचुरली कि भी एक आदमी को चोट पहुंच सकती है और 10 आदमी को चोट पहुंच सकती है, सो इसीलिए इसे एवरेज आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, सो कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। और अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया हो और आपने लाइक बटन दबा दिया होगा। सो कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहे नए नए वीडियोस को लेके। आई होप आप लोगों को ये बोनस वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं चीज़ों को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं। ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज जो चल रही थी निबॉश के ऊपर आधारित, लेकिन ये इसका जो कंटेंट, इस कंटेंट के बारे में जो जानकारी आप लोगों को काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि भी सर ये इसकी जानकारी हम लोग को दीजिए, जो एवरेज हम लोग रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो करते हैं। सो ये रिएक्टिव मॉनिटरिंग के सारे फार्मूलाज हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये फार्मूलाज आपको मिल जाएं और आप लोग एक बेहतर ढंग से इन सब चीज़ों को सब्सक्राइब मतलब इम्प्लीमेंट कर सकें। नाउ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी, हमारे मोटिवेशन के लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।